में जिसमें हम बात करेंगे कक्षा 7 का जो 11वां चैप्टर है साइंस का, जिसका नाम है जंतुओं और पादप में परिवहन। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आप हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको एनसीईआरटी साइंस के जो जितने भी चैप्टर हैं उनके सारे नोट्स यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, तो बने रहिए वीडियो में। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है जंतुओं और पादप में परिवहन, यानी जंतु और जो पादप है उनमें परिवहन की क्रिया किस प्रकार से होती है, यानी रक्त के परिवहन की क्रिया किस प्रकार से होती है, परिसंचरण जो तंत्र है वो किस प्रकार से होता है, और जो पादप और जो जंतु है उनमें ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला पॉइंट है वो है हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती है। यानी जीवों में बात हो रही है, तो इस जंतुओं में बात हो रही है, तो हृदय और जो रक्त वाहिनियां हैं वो संयुक्त रूप से यानी मिलकर क्या करती है, जो हमारा शरीर है उसका जो परिसंचरण तंत्र है उसका निर्माण करती है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र है उसकी खोज किसने की, तो इसका आंसर क्या होगा, विलियम हार्वे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं रक्त क्या होता है। हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रक्त। रक्त एक संयोजित तरल पदार्थ है, यानी रक्त या जो खून है या ब्लड है वो क्या है, एक संयोजी तरल जो द्रव के रूप में क्या है, पदार्थ है, जो वाहिनियों यानी वेसल्स में प्रवाहित होता है। और ये जो जो रक्त है जो संयोजित तरल पदार्थ है वो कहाँ पर प्रवाहित होता है, ये वाहिनियों में प्रवाहित होता है, बहता है। इसमें पॉइंट है कुछ रक्त पचे हुए भोजन को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है। यानी रक्त है वो क्या करता है, जो भोजन जो पच जाता है उसको शरीर के जो अन्य भाग होते हैं वहां तक पहुंचाने का काम है करता है। फेफड़ों से प्राप्त ऑक्सीजन को भी शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और जो फेफड़े हैं उनसे जो प्राप्त होने वाली जो ऑक्सीजन है उसको भी शरीर के जो अन्य जो कोशिकाएं होती है उन तक पहुंचाने का काम है करता है। रक्त शरीर से सभी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन करता है। यानी रक्त है वो क्या करता है, शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर जो निकालने का काम है वो भी करता है। रक्त एक तरल पदार्थ प्लाज्मा का बना होता है, और रक्त है वो तरल पदार्थ यानी प्लाज्मा है उसका बना होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित होती है। और इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो निलंबित हुई रहती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में। तो रक्त में पाई जाने वाली 3 कोशिकाएं हैं। ठीक है, 3 कोशिकाएं हैं रक्त में पाई जाने वाली। इसमें बात करते हैं पहली लाल रक्त कोशिकाएं या आरबीसी। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं या इसे क्या बोलते हैं, आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या बोलते हो, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो इसमें पहले बात करते हैं पॉइंट में, रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं या आरबीसी होती है, जिनमें एक लाल वर्णक होता है, और उसमें क्या पाया जाता है, एक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। और जो आरबीसी है उसमें जो लाल रंग का जो वर्णक पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। यानी हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को अपने साथ क्या करता है, मिलाता है, और शरीर के जितने भी अंग है उन उन अंग तक और सभी कोशिकाओं तक क्या करता है, पहुंचाने का काम है करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। और अगर हमारे शरीर में क्या होता है कि ऑक्सीजन सॉरी हीमोग्लोबिन की क्या हो जाती है, तो ऑक्सीजन को पहुंचाने का जो काम है वो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है, और जो जो आरबीसी है उसमें जो हीमोग्लोबिन है उसकी उपस्थिति के कारण ही क्या होता है, रक्त का जो रंग है वो किस प्रकार का होता है, लाल होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं
नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं या WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो इसमें देखते हैं जो RBC के बारे में हमने पढ़ लिया। WBC है, उसका क्या काम होता है। WBC उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यानी WBC है वो रक्त में पाई जाती है, और ये इसका काम होता है कि जो हमारे शरीर में रोगाणु है वो प्रवेश कर जाते हैं, उन प्रवेश किए गए रोगाणु है उनको नष्ट करने का काम किसका होता है, WBC का होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं जो तीसरी जो रक्त कणिका है उसका बारे में, तो वो है प्लेटलेट्स। ठीक है, यह चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने का काम करती है, और जब हमारे शरीर पर चोट लगती है तो यह क्या काम करती है, रक्त का थक्का है वो जमाने का काम है करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं रक्त वाहिनियां। आगे बात करते हैं हम रक्त वाहिनियां। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रक्त वाहिनियां। मनुष्य के शरीर में रक्त के परिवहन के लिए मुख्यतः दो प्रकार की वाहिनियां पाई जाती है। पहली है धमनी और दूसरी है शिरा। ठीक है दोस्तों, रक्त वाहिनी की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें क्या है कि मनुष्य के शरीर में दो प्रकार की वाहिनियां पाई जाती हैं। तो एक का नाम है धमनी और एक का क्या नाम है, शिरा। ठीक है, तो धमनी और शिरा के बारे में हमें पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो इसमें पहले बात करते हैं धमनी या एल्टेरी के बारे में। ठीक है, धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। यानी धमनी है वो क्या काम करती है, जो हृदय है हमारा, उस हृदय से जो ऑक्सीजन समृद्ध जो रक्त है उसको शरीर के अन्य जो भाग होते हैं वहां तक ले जाने का काम है धमनी का होता है। क्योंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भित्तियां या दीवार है वो मोटी या प्रत्यास्थ होती है। यानी जो रक्त का प्रवाह है क्या होता है, अधिक दाब पर होता है और तेजी से होता है, इसलिए जो धमनी है उसकी जो भित्तियां या जो दीवार है वो क्या होती है, मोटी और प्रत्यास्थ होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं शिरा के बारे में। शिरा जो रक्त वाहिनी है उसके बारे में, ये रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है। और जो शिरा या वेन है उसका क्या काम होता है कि ये जो CO2 या जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध जो रक्त है को शरीर के जो अन्य भाग होते हैं, सभी जो भाग होते हैं वहां से वापस हृदय में ले जाने का काम करती है, और इसी कारण से शिरा कहते हैं। शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती है। शिराओं में से ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं। और शिराओं में किस प्रकार के वाल्व होते हैं, इस प्रकार के वाल्व होते हैं जो हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं रक्त को। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसका जो डायग्राम है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका डायग्राम किस प्रकार का होता है। यह परिसंचरण तंत्र का जो डायग्राम है वो है कि परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत शिरा, धमनी और जो फुफ्फुस, शिरा फुफ्फुस धमनी है वो कहाँ पर है, तो इसमें ये जो क्षेत्र है ये धमनी का है, और ये शिरा है, ये धमनी है, ये केशिकाएं हैं। ठीक है, और इस जो क्षेत्र है इसको फुफ्फुस शिरा बोलते हैं, इधर वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है स्पंदन या स्पंदन दर। ठीक है, स्पंदन दर क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। कि यानी प्रति मिनट, हर एक मिनट में जो स्पंद हो रहे हैं उनकी संख्या ही क्या कहलाती है, स्पंदन दर कहलाती है। एक वयस्क व्यक्ति एक मिनट में 72 से 80 स्पंदन करता है। यानी एक वयस्क व्यक्ति है वो क्या करता है कि एक मिनट जब हो जाती है तब 72 से लेकर 80 स्पंदन करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं केशिकाएं। धमनियां ऊतकों में पहुंचकर अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। केशिकाओं में पढ़ रहे हैं हम कि धमनियां है वो क्या कहाँ पहुंच जाती है, ऊतकों में पहुंचती है और अत्यधिक पतली जो नलिका है उनमें बंट जाती है, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती है, और केशिका क्या करती है, पुनः मिलती है और पुनः मिलकर शिरा का निर्माण कर देती है, जो रक्त को हृदय में ले जाती है, और जो क्या करती है, रक्त को कहाँ ले जाती है, हृदय में ले जाने का काम करती है। ठीक है दोस्तों,
अब बात करते हैं, 2 पॉइंट हमारे पास। फुफ्फुस धमनी CO2 समृद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। यानी फुफ्फुस जो धमनी होती है वो क्या करती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो समृद्ध जो रक्त होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है उस रक्त को फेफड़ों तक ले जाने का काम है करती है। और वहीं फुफ्फुस शिरा है वो O2 यानी ऑक्सीजन समृद्ध जो रक्त है उसको फेफड़ों से वापस हृदय में लेने लाने का काम है करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हृदय। आखिर हृदय क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, हृदय कार्डियक मांसपेशियों का बना वह अंग है, यानी कार्डियक मांसपेशियां हैं उनसे बना हुआ एक अंग है, यानी मानव शरीर का एक अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यानी जो रक्त द्वारा जो पदार्थ का जो परिवहन हो रहा है उस रक्त को क्या करता है, पंप के रूप में काम करता है। यह निरंतर जो हृदय है वो निरंतर धड़कता रहता है और हृदय वो वक्ष गुहा में स्थित होता है। जो हमारा वक्ष गुहा का क्षेत्र है वहां पर हृदय वो स्थित होता है। और जो हृदय है उसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। और जो इस हृदय का जो नीचे का जो सिरा होता है वो बाईं ओर कहाँ झुका रहता है, नीचे की ओर झुका रहता है। हृदय में शुद्ध अशुद्ध दोनों प्रकार का रक्त उपस्थित होता है। और हृदय में क्या होता है कि शुद्ध और जो अशुद्ध दोनों ही प्रकार का जो रक्त है वो वहां पर उपस्थित रहता है। इसे अलग रखने के लिए हृदय 4 कक्षों में बंटा रहता है। और इसे अलग रखने के लिए क्या क्या होता है कि हृदय वो कितने भागों में, 4 कक्षों में बंटे जाता है। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद और जो नीचे के 2 कक्ष है वो नीले कहलाते हैं। और जो हृदय में जो ऊपर के जो 2 कक्ष के होते हैं उन्हें आलिंद कहते हैं और जो नीचे के 2 कक्ष है उन्हें नीले कहा जाता है। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार को ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने से रोकती है। यानी जो ऑक्सीजन जो समृद्ध जो रक्त है और ये जो कक्षों के बीच का जो विभाजन है वो क्या करता है कि ऑक्सीजन समृद्ध जो रक्त है और जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त है उनको आपस में मिलने से क्या करती है, रोकने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हृदय स्पंदन। हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती है और जो हृदय है उसके जो कक्ष है उसकी जो भित्ति होती है या दीवार होती है वो पेशियों की बनी होती है। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती है। और ये जो पेशियां हैं वो क्या करती है, लय बनाकर संकुचित होती है और विश्रांति भी करती है। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंदन या हार्ट बीट कहलाता है। हार्ट बीट या आगे देखिए, हृदय स्पंदन को स्टेथोस्कोप द्वारा मापा जाता है। और जो हृदय स्पंदन है उसे स्टेथोस्कोप द्वारा क्या किया जाता है, मापा जाता है। ठीक है, आगे कुछ एक पॉइंट है इसमें ही। प्रत्येक हृदय स्पंदन धमनियों में एक स्पंद उत्पन्न करता है। और जो प्रत्येक हृदय स्पंदन यानी हृदय का जितनी बार हृदय का स्पंदन हो रहा है उतनी उसमें धमनियों में क्या होता है, एक स्पंद उत्पन्न होता है। यानी अगर हृदय में स्पंदन होगा तो धमनी में भी क्या होगा, एक स्पंदन उत्पन्न होगा। प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न स्पंद हृदय स्पंदन दर को बताती है। और प्रति मिनट अगर धमनी में उत्पन्न स्पंद क्या बताएगा, हृदय में होने वाला स्पंदन दर है उसको बताएगा। ठीक है, इसमें हमने एक पॉइंट लगा के लिखा हुआ है, नोट लगा के उसको ध्यान से देखिए। स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। यानी जो स्पंज और जो हाइड्रा जैसे कुछ जंतु है उनमें परिसंचरण तंत्र की क्रियाविधि नहीं पाई जाती। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके लिए भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। और ये जिस जल में रहते हैं वही क्या करता है, इनके शरीर में क्या करता है, प्रवेश करता है और उनके लिए भोजन और जो ऑक्सीजन है उसकी पूर्ति करता है तथा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। और जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको शरीर से बाहर निकालने का काम भी यही करता है। आगे हम देखते हैं जो हृदय है उसका जो डायग्राम है वो देखते हैं। तो आप बने रहे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो पे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसमें देखिए ये जो हृदय का जो डायग्राम है ये किसका डायग्राम है, ये हृदय का डायग्राम है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो क्षेत्र है ये किसका क्षेत्र है, महाशिरा का। ठीक है, ये महाधमनिया का शिरा है। ये जो क्षेत्र है ये क्या है, फुफ्फुस धमनी है। ये जो क्षेत्र है ये फुफ्फुस शिरा है। ये जो क्षेत्र ये जो क्षेत्र है ये क्या है, बायां आलिंद है और ये बायां नीले है।
दायां नालिंद है और ये दायां निलय है। ठीक है, और ये जो है, ये जो बीच का क्षेत्र है, ये क्या है, कक्षों के बीच जो विभाजन की दीवार है, ये इन दोनों के बीच की दीवार है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका जो हृदय का जो डायग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी। अगर आपने ले लिया हो तो मैं आगे चलता हूं। आगे बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जंतुओं में उत्सर्जन। तो आप वीडियो में बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम बात करेंगे जंतुओं में उत्सर्जन। जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। जब हमारी जो कोशिकाएं, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो अपना कार्य करती हैं, तब क्या होता है कि कुछ जो अपशिष्ट पदार्थ हैं या जो कुछ अपशिष्ट हैं वो हमारे शरीर में क्या होते हैं, निर्मुक्त होते हैं। अधिकांशतः यह विषाक्त होते हैं, यानी जहरीले होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर के से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। यानी ये क्या होते हैं, जहरीले होते हैं, इसीलिए इनको शरीर से बाहर निकालने की जरूरतें होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। यह एक परिभाषा हो गई उत्सर्जन की, कि सजीवों द्वारा जो कोशिकाओं में जो निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने या शरीर से बाहर निकालने के जो प्रक्रम है या विधि है, उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। और जो उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी जो अंग है वो मिलकर क्या करते हैं, उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। अभी हम बात करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है उसके बारे में, जिसका नाम है मानव उत्सर्जन तंत्र। तो आप वीडियो पे बने रहें। ये टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो परीक्षा में आने वाला है, तो इसे जरूर देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मानव में रक्त को छानने के लिए दो वर्क या गुर्दे उपस्थित होते हैं। यानी मानव जो शरीर है उसमें क्या होता है, रक्त को छानने का काम किया जाता है, उसके लिए उसमें वर्क या गुर्दे उपस्थित होते हैं। जब दोनों वर्कों में रक्त पहुंचता है, यानी जो वर्क या गुर्दे हैं उनमें जो रक्त पहुंचता है, तो उसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। और रक्त जब पहुंचता है तो उस रक्त में उपयोगी रक्त और जो हानिकारक रक्त है वो दोनों ही पदार्थ उपलब्ध होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, और जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उसमें क्या किया जाता है, उसे पुनः उपयोग में ले लिया जाता है। और जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं, और जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे क्या कर लिया जाता है, मूत्र के रूप में निकाल दिया जाता है। वर्कों या गुर्दों से मूत्र वाहिनियां से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है, और वर्कों से क्या होता है कि मूत्र वाहिनियों यानी मूत्र है वो मूत्राशय में जाता है, और मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है, और मूत्राशय जो क्षेत्र है वहां पर मूत्र क्या होता है, संचित होता रहता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं, और मूत्राशय जो क्षेत्र है वहां से एक पेशीय नली जुड़ी रहती है, और इसे क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है, और जो मूत्र मार्ग का जो दूसरा सिरा है वो क्या होता है, ये खुला हुआ होता है, इसे मूत्र रंध्र कहते हैं। और जो खुला जो भाग है मूत्र मार्ग का, जो खुला भाग है उसे क्या कहते हैं, मूत्र रंध्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही होगी। मूत्ररंध्र कहते हैं, और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, और इसी मूत्र रंध्र के द्वारा ही मूत्र को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वरक, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग तीनों चारों सम्मिलित रूप से क्या करते हैं, उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। वरक, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, और इसके बाद है मूत्र रंध्र। ठीक है, उसके द्वारा मूत्र है वो शरीर से बाहर निकाले दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमने नोट लगा के लिखा हुआ है, कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। यानी कोई वयस्क व्यक्ति है वो सामान्य रूप से एक दिन में या 24 घंटे में 1 से लेकर 1.8 लीटर तक मूत्र है वो विसर्जित करता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5 अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। ठीक है, आगे हमारे कुछ पॉइंट है इसमें। गर्मियों में हमें पसीना या स्वेद आता है। पसीने में जल
और लवण होते हैं अनावश्यक जल एवं लवण पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। यानी जब गर्मी होती है तब क्या होता है, में पसीना आता है और पसीने में क्या होता है, जल और लवण होता है। अनावश्यक जो जल है और जो लवण है वो पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है और शरीर का जो ताप है वो क्या बना रहता है, एक समान बना रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे एक पॉइंट और है वर्क के बारे में। वर्क क्या, जो गुर्दे हैं जब किसी कारणवश कार्य करना बंद कर देते हैं तो कृत्रिम वर्क द्वारा रक्त का छनन किया जाता है। यानी किसी कारणवश इस मनुष्य के शरीर में क्या होता है, जो गुर्दे या वर्क है वो काम करना ही बंद कर देते हैं, तब क्या होता है कि जो एक कृत्रिम वर्क होता है या जो गुर्दे होते हैं उनके द्वारा रक्त को छानने का काम में किया जाता है। और इस विधि को अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। यानी रक्त को छानने की विधि को क्या कहते हैं, अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। अब हम बात करते हैं जो डायग्राम है, मानो जो उत्सर्जन तंत्र है उसका जो डायग्राम है उसके बारे में देखते हैं। ये जो भाग है, ये जो संरचना है, ये तो क्या है, वर्क क्या, गुर्दे हैं। ये क्या है, ये जो नली है ये क्या है, मूत्र वाहिनी है। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है, ये मूत्राशय का भाग है। ठीक है, और ये जो ये मूत्र मार्ग है और ये यहाँ का जो आगे का शिरा है ये क्या कहलाता है, मूत्र रंध्र कहलाता है, जिसके द्वारा ही मूत्र है वो शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डायग्राम का, इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपने ले लिया हो तो मैं आगे चलता हूं। ठीक है दोस्तों, ये मानव उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम है। आगे बात करते हैं पादपों में पदार्थों यानी जल और खनिज का परिवहन किस प्रकार से होता है। यानी जिस प्रकार जंतुओं में पदार्थों का परिवहन होता है उसी प्रकार पादपों में भी जल और खनिज जो है उसका परिवहन होता है। तो वीडियो में बने रहें। इसमें देखिए सबसे पहले बात करते हैं पादपों में पदार्थों यानी जल और खनिज का परिवहन। ठीक है, इसमें बात करते हैं कि पादप मूलों यानी जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। यानी पादप जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जड़ों द्वारा क्या करते हैं, खनिज और जो जल है उसका अवशोषण करते हैं। मूलों या जड़ों में मूलद्रोम होते हैं और जो जड़ होती हैं उनमें क्या पाई जाती है, मूलद्रोम पाई जाती है। मूलद्रोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतःग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। यानी जो क्या होता है कि जो मूलद्रोम होते हैं जो क्या करते हैं, मृदा में जो उपस्थित जो खनिज पोषक पदार्थ होते हैं उनको ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, मूलद्रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहती है और जो मूल रोम होते हैं वो क्या करते हैं, मृदा में जो उपस्थित जो कण है उनके बीच जल के संपर्क के साथ बने रहते हैं। आगे देखिए पादपों में मृदा से जल और पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती है। यानी प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि मृदा से जल और जो पोषक तत्वों को परिवहन किया जाता है उसके लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। ये वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं और ये जो जल और जो पोषक तत्वों का परिवहन होता है मृदा से, ये इनमें जो वाहिकाएं काम में ली जाती है या काम में आती है वे वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती है जो संवहन उत्तक बनाती है। और ये क्या करती है, संवहन उत्तक बनाती है। उत्तक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। और जो उत्तक कोशिकाओं का में एक समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य को संपन्न करने को या संपन्न करता है या संपादित करता है। आगे बात करते हैं जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो समन उत्तक होता है उसे जाइलम या दारू कहते हैं। यानी जल और जो पोषक तत्वों में का जो परिवहन है वो पादपों में हो रहा है उसके लिए जो समन उत्तक काम में आता है उसे जाइलम या दारू कहते हैं। जाइलम चैनलों या नलियों का सतत जाल बनाता है। वो जाइलम है वो चैनलों या नलियों है उसका सतत जाल है वो बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है। जो क्या करता है, मूलों को तने और जो शाखा है उनसे जोड़ने का काम करता है।
और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। और इस प्रकार क्या होता है कि जो बना हुआ जो तंत्र है वो क्या करता है, पूरे पादप में जल का परिवहन करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती है, यानी पत्तियां हैं वो क्या करती है, भोजन जो हम भोजन खा रहे हैं उसका क्या करती है, संश्लेषण करने का काम करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है, यानी भोजन को क्या करते हैं, पादप के जो सभी भाग है उन तक ले जाने का काम किया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है, और यह काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, संवहन ऊतक के द्वारा किया जाता है, जिसे फ्लोएम या पोषवाह कहते हैं। आर्य बात, पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती है, भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाने का काम करती है। यह कार्य संवहन ऊतक के द्वारा किया जाता है, और ये पूरा का पूरा काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, संवहन ऊतक के द्वारा किया जाता है, जिसे फ्लोएम या पोषवाह कहते हैं। इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं, और इस प्रकार से जाइलम और जो फ्लोएम है वो दोनों क्या करते हैं, पादपों में पदार्थ का परिवहन है वो करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में पादपों में अनावश्यक जलवाष्प के रूप में वातावरण में निष्कासित हो जाता है, यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, इसके अंतर्गत वाष्प है वो उसका उत्सर्जन हो जाता है, यानी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान पादपों में जो अनावश्यक जलवाष्प है उसका वातावरण में निष्कासन हो जाता है। ठीक है, यानी द्रव्य का वाष्प के रूप में उत्सर्जन होना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो इसके अगर आप पादपों में पढ़ोगे तो क्या होगा कि पादपों में जो अनावश्यक जलवाष्प है उसका वातावरण में निष्कासित हो जाना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। 2 पॉइंट बचे हैं इसमें, तो हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। पत्तियों में जल के वाष्प से चूषण, अभिकर्षण या खिंचाव विकसित होता है, यानी पत्तियों से जल का जो वाष्पन होता है उससे क्या होता है, खिंचाव विकसित होता है। विशाल वृक्षों में बहुत ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण इसी प्रकार का होता है, और जो विशाल जो वृक्ष होते हैं, जो बड़े वृक्ष होते हैं उनमें बहुत ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण है इसी प्रकार का होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा करने में भी सहायक होता है, यानी वाष्पोत्सर्जन है वो पादपों को क्या करता है, ठंडा रखने में भी सहायक होता है। यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उसमें क्या होता है कि पादप क्या करता है, ठंडा रखने में भी सहायक होता है, यानी पादप क्या करता है, पादप ठंडा रहने में भी क्या करता है, सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।